हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कर्मयोगी क्लासेस में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आज पढ़ेंगे क्लास 10th हिस्ट्री के 5 ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, ये प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर्स में काफ़ी ज़्यादा बार पूछे जा चुके हैं और अगले नेक्स्ट ईयर्स में आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा है। तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक ज़रूर देखिएगा और इस वीडियो के लिए एक लाइक का बटन ज़रूर से दबा दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था। दोस्तों, ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा बार पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावनाएँ हैं। तो आप लोग इसको अपने नोटबुक में नोट ज़रूर कर लीजिएगा। तो दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था, तो देखते हैं इसका उत्तर हम। दांडी यात्रा जो था दोस्तों, वो 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी और उनके स्वयंसेवकों द्वारा प्रारंभ किया गया था। इसका जो मुख्य उद्देश्य था, अंग्रेज़ों द्वारा बनाए गए नमक कानून को तोड़ना और साथ ही यह अंग्रेज़ी सरकार के खिलाफ सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत का संकेत भी था। दोस्तों, दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी ने अपने स्वयंसेवकों के द्वारा शुरू किया था और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो नमक कानून का उल्लंघन करना और साथ में अंग्रेज़ों को यह बतलाना कि हम सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू करने वाले हैं। तो आशा है दोस्तों ये प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। और चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रश्न संख्या 2 है हमारा, रोलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं। रोलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं। तो हमारा उत्तर होगा, भारतीय राष्ट्रवादियों के बढ़ती हुई क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 25 मार्च 1919 ईस्वी को सिडनी रोलेट दोस्तों न्यायाधीश थे, उसी के अध्यक्षता में एक काला कानून पारित किया जिसे रोलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, सिडनी रोलेट के नाम से ही रोलेट एक्ट बना है। इसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को अमान्य साक्ष्य और बिना वारंट के भी गिरफ्तार किया जा सकता था। इस कानून के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट और अमान्य साक्ष्य यानी कोई अपराध नहीं भी किया हो के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता था और इसके विरुद्ध हम कोई अपील भी नहीं कर सकते थे। रोलेट एक्ट जो था दोस्तों, वो एक काला कानून के नाम से भी जाना जाता है, जो कि इसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट और बिना साक्ष्य के आधार पर गिरफ्तार करके उसे जेल में डाल दिया जाता था और इसके विरुद्ध हम कोई अपील भी नहीं कर सकते हैं। तो आशा है दोस्तों ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, रूसी क्रांति के किन्हीं 2 कारणों का वर्णन करें। रूसी क्रांति के किन्हीं 2 कारणों का हमें वर्णन करना है। तो चलिए हम देखते हैं कि रूसी क्रांति के 2 कारण निम्नलिखित है। आप लोग इस तरह से लिखिएगा, रूसी क्रांति के 2 कारण निम्नलिखित है। पहला है जार की निरंकुशता एवं अयोग्य शासन। इसको आप लोग देश दे करके लिखिएगा। रूसी जनता जो है जार को ईश्वर का प्रतिनिधि मानता था। रूसी जनता जार को ईश्वर का प्रतिनिधि मानता था और उसे आम जनता की सुख दुख की कोई चिंता नहीं थी। दोस्तों, रूसी जनता जो थे वो जार को ईश्वर का प्रतिनिधि मानता था और जार को उनकी अपने ही जनता का सुख दुख का कोई चिंता नहीं था। गलत सलाहकारों के कारण जार की स्वेच्छाचारिता बढ़ती गई और जनता की स्थिति बद से बदतर हो गई। अब हम नेक्स्ट देखते हैं दूसरा कारण क्या है। दूसरा कारण है हमारा कृषकों की दयनीय स्थिति। दोस्तों, रूस में जो थे वो बहुसंख्यक कृषक ही थे। छोटे छोटे उनके पास खेत होते थे और वो पुराने ढंग से खेती करते थे। करों के बोझ थे उन पर और पूंजी का भी पर्याप्त अभाव था, यानी कि पूंजी भी नहीं था उनके पास। ऐसे में उनके पास क्रांति के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। इसलिए दोस्तों कृषकों ने क्रांति का आगाज़ किया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, असहयोग आंदोलन
प्रथम जन आंदोलन था कैसे? असहयोग आंदोलन जो था वो प्रथम जन आंदोलन था कैसे? दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग इसको ज़रूर से अपने नोटबुक में नोट ज़रूर कर लीजिएगा। तो हम उत्तर देखते हैं। उत्तर होगा जन आंदोलन का अर्थ है जनता द्वारा किया जाने वाला आंदोलन। दोस्तों जन आंदोलन का अर्थ होता है जनता द्वारा किया जाने वाला आंदोलन। अतः असहयोग आंदोलन जो था वो एक ऐसा आंदोलन था जिसमें खिलाफत का विरोध, सरकार की शोषण बर्बरता के खिलाफ एवं स्वराज की प्राप्ति 3 उद्देश्य थे। दोस्तों असहयोग आंदोलन का जो उद्देश्य था उसमें जो था जिसमें खिलाफत का विरोध था और सरकार के शोषण बर्बरता के खिलाफ एवं पूर्ण स्वराज की मांग थी। तो इन उद्देश्यों में जो था वो पूरा देश समर्थन था। इन उद्देश्यों में पूरा देश का समर्थन था। ये मुद्दे पूरे देश की जनता के द्वारा समर्थित थे। इसलिए यह कहा जा सकता है कि असहयोग आंदोलन जो था वो एक प्रथम जन आंदोलन था। आशा है दोस्तों ये प्रश्न आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने। इटली तथा जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या थी? इटली तथा जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या थी? दोस्तों ये भी प्रश्न आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा। तो देखते हैं हमारा उत्तर क्या होगा। इटली तथा जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया सबसे बड़ा बाधा था। इटली तथा जर्मनी के एकीकरण में दोस्तों ऑस्ट्रिया जो था वो सबसे बड़ा बाधा था। ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था वो मेटरनिख घोर प्रतिक्रियावादी था। उसने इटली तथा जर्मनी में एकीकरण की दिशा में होने वाले सभी प्रकार के आंदोलनों तथा प्रयासों को दबा दिया। दोस्तों मेटरनिख जो था वो इटली और जर्मनी में जो भी एकीकरण के मार्ग में होने वाले आंदोलन थे और प्रयासों को उसने बंद करा दिया। एकीकरण के पीछे मूलतः राष्ट्रवादी भावना थी, इसलिए मेटरनिख की दमनकारी नीति के प्रतिक्रिया स्वरूप इटली तथा जर्मनी के जनता में राष्ट्रवाद का भावना बढ़ता गया। दोस्तों इटली के जो है मेटरनिख जो है उसका दमनकारी नीति के प्रतिक्रिया स्वरूप इटली के लोगों में राष्ट्रवाद का भावना और भी बढ़ता गया। दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।